लेकिन अगर आप चमार के चमार रहे, भैया कितनी जगह बैठोगे? आपको पता है चमारों की कितनी जातियां हैं देश में? किसी को मालूम है? 112 बिरादरियां चमारों की। और शेड्यूल्ड कास्ट कितने तरह के हैं? 1102 तरह के। तो जाति लेकर के आप सफल नहीं हो सकते। जाति तो ब्लैक होल है, आपकी पर्सनालिटी को बेकार कर देती है वो। ये बात दूसरी है कि भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से व्यक्ति को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वो अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर ही नहीं सकता था। आर्थिक जागरूकता निश्चित रूप से एक ऐसा सिद्धांत है जो आपके सामाजिक जीवन से, आपके पारिवारिक जीवन से, आपके व्यक्तिगत व्यवहार से, सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से देखते हैं कि व्यक्ति की गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसको कैसे अमीर बनाया जा सकता है, अमीर बनाने का या उसको बैंक स्थापित करने में उसका योगदान लेने से पहले जो सबसे बड़ा आधार है वो है अतिरेक का, सरप्लस। सरप्लस मनी कहाँ से आएगा? क्या वो सरप्लस मनी बचाए रखने के लिए हमने कोई संस्कृति पैदा की है? क्या हमारा मेहनतकश व्यक्ति उतना जागरूक है कि उसको बैंकिंग का कंसेप्ट मालूम है? वो जो गैप है उसको भी भरना हम ही को है। ख़ास तौर से जो बुद्धा बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं उनको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एक बचत की संस्कृति, जो बचत की संस्कृति हमको बचपन से बच्चों के मस्तिष्क में पैदा करनी है, वो बहुत हद तक जिम्मेदार होती है उसके अतिरेक के लिए। वो सरप्लस कैसे बचाएगा? कहाँ से आएगा सरप्लस? उसको सिखाना ज़रूरी है कि हमारा जो तबका है वीकर सेक्शंस का, उसका बहुत ज़्यादा अतिरेक, सरप्लस, वो खर्च होता है पंचशील के पालन ना करने में। पंचशील का पालन ना करने से वीकर सेक्शंस का बहुत बड़ा पैसा, जिसमें लाखों लोगों की जीवनचर्या चल सकती है, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों बैंक चल सकते हैं, उतना पैसा वीकर सेक्शन, जितने भी अनटचेबल प्रोफेशंस हैं, उन सब प्रोफेशंस के साथ साथ, क्योंकि वो पंचशील का पालन नहीं कर पाता, शराब नहीं छोड़ पाता, नशा नहीं छोड़ पाता, क्रोध नहीं छोड़ पाता, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ पाता, उसकी वजह से उसके पास कोई सरप्लस नहीं बचता। बैंक के प्रति आकर्षण उसका नहीं हो पाता, वो उधार लेने का शौकीन हो जाता है। तो उसको पंचशील का पालन करना सिखाना पड़ेगा। उस आम आदमी का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है अंधविश्वासों में। कौन से अंधविश्वास? वो हर त्यौहार जो भी आता है जातिवादियों का, उस त्यौहार पर उधार लेता है ब्याज पर। वो पैसा, एक तो पैसा उधार लिया इस नाम से कि मुझे त्यौहार मनाना है, खीर पूड़ी बनानी है, नए कपड़े खरीदने हैं, लेकिन करता क्या है वो? उस पैसे से उस दिन जुआ खेलेगा, लकड़ी में आग लगाएगा, कपड़े खराब करेगा, अपना भी दूसरे का भी। तो वो कल्चर जो लगातार, वो सांस्कृतिक परंपरा जो लगातार आपके अतिरेक को, आपके सरप्लस को आपके पास छोड़ती ही नहीं है, वो सांस्कृतिक जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस इलाके में आप बैंक स्थापित करना चाहते हैं वहाँ पर सांस्कृतिक जागरण करना बहुत आवश्यक है। वो जो पंचशील का पालन करके पैसा बचेगा, वो जो अंधविश्वास और उत्सवों के अति उत्साह में नशा करके एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने में खर्च होता है, नशा करने के बाद झगड़े में, मुकदमेबाजी में खर्च होता है, बीमारी में खर्च होता है, वो पैसा आपको वो सरप्लस के नाम से डाइवर्ट करना है बैंक की तरफ। तो निश्चित रूप से आपको ये कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई काम अलग है। सामाजिक जागरण का, आर्थिक जागरण का, सांस्कृतिक जागरण का, ये सब इकट्ठे आपको लेकर के चलने पड़ेंगे साइमल्टेनियस, एक साथ लगातार, तब जा कर के इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
पूरा भारतीय समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। बड़े अच्छी शब्दावली यूज़ की धीरेन्द्र जी ने, जीवी परजीवी की। एक तो जातिवादी हैं और दूसरे हैं संविधानवादी। दो आज सड़क पर भी दिखाई देते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, बहुत से लोग समाज में भी हैं। अब या तो संविधानवाद रहेगा या जातिवाद रहेगा। वो जातिवादी कई बार हमारे बीच भी है। जाति के पीछे सीधे सीधे एक मूल चीज़ है कि जाति के ऊपर कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता, जाति के ऊपर आधारित। बहुत से अभियान आए बीच में, सुधार कार्यक्रम किए, राजनीति में भी आए, लेकिन जब वो जाति को लेकर चले और जाति में ही प्रवेश करके ख़त्म हो गए। जाति की एक जो मूल कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी है। जाति अमानवीय है, जाति हो या वर्ण। जातियों में जिस चीज़ का आपको थोपा गया है उस पर गर्व नहीं किया जा सकता। ये कोई हॉब्स लॉक रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी नहीं है। ये इतनी खराब चीज़ है, बुद्ध से लेकर के आज तक जो भी जिन्होंने भी इस पर काम किया, सब ने उसको आलोचना की और उसका खंडन किया, उसे ख़त्म करना चाहा। लेकिन वो ख़त्म क्यों नहीं हो पाया? उसको ख़त्म करने वाले भी उसी का नाम लेके चलते हैं। उसको ख़त्म करने वाले भी उसी के नाम पे ऑल इंडिया चमार महासभा बनाएंगे, ऑल इंडिया पासी महासभा बनाएंगे। कोई ग्रेट चमार कहेगा, कोई ग्रेट पासी कहेगा, कोई ग्रेट यादव कहेगा। तो वो चीज़ जो आपको ताकत देने के लिए बनी ही नहीं है, उस पर आधारित कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सकता। आप उस पर गर्व नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद आपको एक ऐसा आधार दिया जिस आधार पर चलकर आप न सिर्फ इस देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी आपको सपोर्ट मिलेगी। वो बुद्ध की फिलॉसफी है, बुद्ध का रास्ता है। और जब देखा आपके विरोधियों ने कि ये बुद्ध का रास्ता सफल होने जा रहा है, उन्होंने दो तीन चीज़ की कि ये यूनिटी जो है, ये बहुजन यूनिटी वाला, इस कंसेप्ट को ख़त्म करो। वो पढ़े लिखे लोग बाग बहुत से पता नहीं इसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो जातिवादी हैं, वो लगातार कोई ना कोई कंसेप्ट किया करते हैं, ऐसा स्ट्रेटजी करते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं जिससे उनकी चीज़ें अच्छी हों, आपकी चीज़ें खराब हों। क्या उन्होंने पैदा किया? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट बनाया था 1970 में SC ST के लिए, लेकिन सफल हुए वो 84 में, वो OBC पर लागू कर दिया। तो जो आप 85% की बात कर रहे हैं, उसको कैसे ध्वस्त किया गया? जो क्रीमी लेयर को हटा दिया गया, उनको कह दिया ये अब क्षत्रिय हो गए, उनका क्षत्रियकरण कर दिया गया। दूसरी चीज, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एक दी गई, जिसने रोस्टर के द्वारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन होता था। वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन जब रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात आती है, जब संख्या की बात आती है, तो चीज़ें पार्लियामेंट तक जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाती है या मीडिया ट्रायल होता है। जब देखा गया कि ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के द्वारा OBC का अधिकारी कर्मचारी उसी बैच में रह गया और SC का आगे निकल गया कई बैच, उधर माइनॉरिटी वाला भी देखने लगा, तो उनकी मूक सहानुभूति OBC की भी और माइनॉरिटी की भी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की वजह से चली गई। वो जो यूनिटी थी, बहुजन यूनिटी, वो ध्वस्त कर दी गई। इसका समाधान ये था कि हमें साथ के साथ जिस जोर शोर से वो आरक्षण की खिलाफत करते रहे जातिवादी, आपको एनाइलेशन ऑफ कास्ट बिल की मांग करनी चाहिए थी, एक्ट की मांग करनी चाहिए थी, कानून की मांग करनी चाहिए थी कि हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जिस तरह नोटबंदी आप कर देते हैं, उस तरह एक ही दिन में बता दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे दफ्तर में जो आएगा, दफ्तर की नेम प्लेट, वर्दी की नेम प्लेट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये कल से नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ एक्सेप्शन वहाँ होगा जहाँ पर दावे हैं रिप्रेजेंटेशन के, जहाँ पूरे नहीं हैं। ये एक दिन में वैसे ही लागू की जा सकती है जैसे नोटबंदी लागू हुई। ये हमारे लोगों ने ना तो डिमांड की,
और वो जो इससे लाभ ले रहे हैं वो इस डिमांड को मानेंगे क्यों? निश्चित रूप से उन्होंने, उनका जो डिवाइड एंड रूल है वो लगातार चलता रहा, वो यहां तक के डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय तक आ गया, बांटो और ध्वस्त करो। तो वो यूनिटी नाम की, वो लगता जरूर है कि इतने % लोग हमारे बैंक में आ जाएंगे। जब तक जाति के खिलाफ कानून नहीं बनता, जब तक सांस्कृतिक मंच पर हमारे लोग एक साथ नहीं आते, जब तक वो पंचशील का पालन नहीं करते, तब तक उनके सरप्लस को डाइवर्ट करना हमें मुश्किल है। तो हमको इतनी अच्छी शुरुआत के साथ साथ आसपास के लोगों को ये भी करना होगा कि हम उनकी जो अटेंशन है उस सरप्लस को बैंक में जमा करने की रहे। जितने न्यायालय हैं सारे के सारे, जितने भी निर्णय आए रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, उन्होंने बहुत बड़ी निराशा दी। वो न्यायिक चरित्र इस देश के अंदर जाति की वजह से हो ही नहीं पाया। जिस भी कुर्सी पर जातिवादी बैठ गया, उस कुर्सी पर उसने पूरी तरह से या तो जातिवाद फैलाया, भाई बेताजावाद फैलाया, या कोई ना कोई असमानता की चीज़ें फैलाई। उन्हें न्याय के संबंध में कोई चीज़ समझ में नहीं आती। उसकी वजह क्या रही है? वजह रही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो हमारे रिजर्व सीट के जो मेंबर्स हैं, वो इतने प्रभावशाली नहीं हो पाते जितने प्रभावशाली वो लोग हैं जिनको मालूम है कि हमारा वोटर हमारे साथ है। जितनी हमारे देश के अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में 30 से 40% तक जनसंख्या बैठती है एससी की। लेकिन जब चुनने की बात आती है, जो इलेक्ट होता है, वो 60 या 70% लोग इलेक्ट करते हैं। जो शेष हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव किसका हुआ? 60 या 70% लोगों का हुआ। वो 30 या 40% लोग जो हैं मैक्सिमम, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता। हमने ये मांग भी नहीं की, ना तो हमने जाति को ख़त्म करने की मांग की, और ना ही हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जो लोकसभा के हमारे संसदीय क्षेत्र हैं उनका घटाने की मांग की कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए और इनका क्षेत्र घटाया जाए, ताकि संसद जो प्रतिनिधि है वो एक्सेसिबल रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे, और हम जो भी कानून है वो सही कानून बन के जाए, हमारी पल्स के हिसाब से जाए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाए। और अगर माननीय न्यायालय द्वारा वो किसी तरह से उसको काट दिया जाए तो उसको वो अमेंड कर सके, क्योंकि असली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए नहीं है। तुलना कैसे करते हैं? क्यों लगता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होनी चाहिए? बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी वोट की कीमत घट जाती है, और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर आदमी की वोट की कीमत बढ़ जाती है। रियल डेमोक्रेसी तभी आती है। इंग्लैंड जैसे कंट्री में, जहाँ की 5.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 1500 MP है, और आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ से ऊपर है। आपके दोनों मिलाकर के सांसद हो गए 795। कितना अंतर है? अमेरिका की पॉपुलेशन 40 करोड़ और सांसद 535। आपसे कितना हो गए? आपसे 2.5-3 गुना अधिक हो गए एवरेज के हिसाब से। फ्रांस की जनसंख्या 6.5 करोड़ और 903 उनके, 903 क्या 925 हो गए इस साल, 925 MP हो गए। कितना बदलाव हो गया? इटली की जनसंख्या 6.5 करोड़ और 1865 MP। आपके पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, 17.5 करोड़ जनसंख्या, 342 MP। जरा करिए तुलना अपने देश से। पाकिस्तान 16.5 करोड़ और जो MPs की संख्या 350। चाइना हमारे टक्कर का है, उसके MP की संख्या कितनी है? 2980। हमसे कितनी हो गई? 4 गुना। 4 गुना जनसंख्या हो गई। अगर ये 4 गुना जनसंख्या इंडिया में भी हो जाए तो क्या होगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तब आपका जो भी सामाजिक न्याय का कानून है, वो सामाजिक न्याय का कानून खत्म नहीं किया जा सकता, तो वो अगले दिन अमेंडमेंट के द्वारा आपके लोग अपने वोटों से चुने जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, आपके लोग अपने आप अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। इतना बड़ा बदलाव आपके जो पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। मुझे बहुत से लोग जो है मैसेज भेजा करते थे अंधविश्वासों के, गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ,
मैंने 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई 2 साल पहले, और उसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ मैंने भगवान बुद्ध का एक लाइन का मैसेज भेजना शुरू कर दिया, या मोटिवेशनल मैसेज भेजना शुरू कर दिया, या साइंटिफिक मैसेज भेजना शुरू कर दिया। अब ये हुआ 6-7 महीने बाद, नंबर 1 तो उनके जो अंधविश्वास वाले मैसेज थे कि इसको 9 आदमी को भेजो लड़का होगा, वो बंद हो गए। दूसरे, जो बाजार में जो वैचारिक भ्रष्टाचार है वो कम हुआ, उन्होंने वही मैसेज मुझे भी भेजने शुरू कर दिए। जब मुझे भेज रहे हैं तो 10-20 लोगों को औरों को भी भेजते होंगे, हो सकता है 256 लोगों को भेजते हो कम से कम। तो आपने क्या किया, आइडिया फ्लोट कर दिया। वो आइडिया फ्लोट करके इतना बड़ा बदलाव हुआ। तो वो जब उत्सवों में उधार लेकर के, उत्सवों में अपने आप को घायल करके, परेशान करके जो समय धर्म बर्बाद होता था, उससे आपका बचाव होगा। वो आपके आर्थिक जागरण और आर्थिक उत्थान के लिए खर्च होगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए त्यौहार नीरस हैं, उनमें नीरसता है। देखिए, स्पोर्ट्स डे मनाने को कहीं मना नहीं किया, स्पोर्ट्स में हर रस है। हमारे राजू भाई और अनामिका जी बैठी हैं, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे नाटक किए बाबा साहब के ऊपर, सावित्रीबाई के ऊपर, माता रमाबाई के ऊपर, इतने सारे किए हैं। जब ये लोग एक्टिंग करते हैं तो उस समय मन ऐसा होता, कई बार तो आंसू आने लगते हैं। तो वो उसको मना किसने किया है? रंगमंच की हेल्प लीजिए, नाटकों की हेल्प लीजिए। हमारे बहुत से कवि, साहित्यकार बहुत लोग हैं, वो उस तरह की कविताएं लिखें। हमारे बहुत से लोग बम्बई में कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो काम करें ना, थीम लेकर के चलें, बुद्धिज्म से संबंधित थीम लेकर के चलें, अपने मिशन से संबंधित, रिफॉर्मेशन से संबंधित उन थीम को लेकर के। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास बताने के लिए हमारे आइकॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अच्छे विचार बहुत ज़्यादा हैं। उनको अगर लेके चलेंगे तो सफलता मिलेगी हमें, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। और हम लोग पर हम शिकार हो जाते हैं उसी ब्लैक होल से, जो जाति का ब्लैक होल है। वहीं ढूंढने लगते हैं कि डायरेक्टर उस बिरादरी का हुआ, मंच पर विराजमान ए उस बिरादरी से आया, बी बिरादरी से आया। ये बौद्ध समाज का कार्यक्रम ही बुद्धा बैंक को सफल कर सकता है। जब पहचान आपकी अलग होगी कि हाँ ये बुद्धिस्ट हो गए, तभी तो बुद्ध से पहचान बनेगी, एसोसिएशन जुड़ेगा। जब बदलाव करने चलें तो सबसे पहले नाम बदलिए, उपनाम बदलिए, अपनी परंपरा बदलिए, जाति सूचक जो काम व्यवसाय कर रहे हैं उसे बदलिए, अंधविश्वासों को छोड़िए। बुद्धिज्म तो बहुत सिंपल चीज़ है। अभी बात चल रही थी कि हाँ किसी तरह से हम लोगों को मनाने लगे उन्हीं के यहाँ घुस करके, ऐसा संभव नहीं है। उनके यहाँ पर अंदर जा कर के आग लगी हुई है, उसमें कोई चीज़ रिपेयर करने लायक नहीं है, वो अमीबा की तरह से है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उनका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। जो जातिवादी लोग हैं उनके बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं, उनके पास फैलाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास फैलाने के लिए सम्यक शिक्षा है, सम्यक विज्ञान है, मध्यम मार्ग है, संविधान है, और इतने बड़े बड़े आपके पास प्रेरणा स्रोत हैं। महामानव बुद्ध से बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है? बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई से कौन बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है? उनकी इतनी अच्छी बातें, मोटिवेशनल चीज़ें, और आज हमारे बच्चे सबक लेकर के 100% तक नंबर ला रहे हैं। तो भविष्य बहुत अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ। और ये सांस्कृतिक जागरण को साथ लेकर चलिए, बुद्धा बैंक आपका सफल होगा। हम लोगों से तन मन धन से जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। अगला प्रोग्राम भी बहुत जल्दी करिएगा, और गर्मी भी ज़्यादा है, वक्ता की संख्या ज़्यादा है। ये सब टॉपिक इस तरह के हैं जो एम्पावरमेंट के हैं कि इनमें बहुत समय लगता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी कई वक्ता बहुत अच्छी